नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों, राजकुमार आदित्य करिकलन की मृत्यु पोनियन सेल्वन पार्ट 2 की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक होने वाली है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें पहले ही बता दूं कि PS2 में राजकुमार आदित्य करिकलन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाएगा। और मैंने PS2 की स्टोरी पर पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कर ले। और इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको राजकुमार आदित्य करिकलन की पूरी डेथ मिस्ट्री बताने वाला हूं, बल्कि इसी के साथ उसकी बैक स्टोरी की किस तरह से चेवूर की लड़ाई में वीरा पांडियन को मार डाला गया, किस तरह से पर्वतेश्वर ने नंदिनी से शादी की, और बाद में दोस्तों आदित्य करिकलन की मृत्यु के बाद पर्वतेश्वर को भी इसी कारण से मरना पड़ा। तो ये पूरी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो अंत तक बने रहे क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ी सी बैक स्टोरी जान लेते हैं। तो देखिए, चोला और पांड्याओं के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, जिसमें से एक बहुत ही फेमस लड़ाई थी चेवूर की लड़ाई। इस लड़ाई में चोलाओं का नेतृत्व कर रहे थे महाराज सुंदर चोला और उनके बेटे राजकुमार आदित्य करिकलन, और वहीं पांड्यंस का नेतृत्व कर रहे थे महाराजा वीरा पांड्यन। पर इस लड़ाई में क्या होता है कि पांड्यंस हार जाते हैं, और जिस कारण से राजा वीरा पांड्य अपनी सेना को छोड़कर भाग निकलता है। और इस समय राजकुमार आदित्य करिकलन वीरा पांड्य का पीछा करता है और उसे जाके जंगल में एक कुटिया में पकड़ लेता है। आपने ये सीन फिल्म में भी देखा होगा कि जहां पे आदित्य करिकलन नंदिनी के सामने वीरा पांड्यन का गला काट दे। अब दोस्तों, नियम अनुसार तो नंदिनी को सती हो जाना चाहिए था, पर जिस समय उससे सती किया जा रहा था उस समय जो पर्वतेश्वर थे उन्हें नंदिनी के रूप में एक मोह आ जाता है, और वो नंदिनी को ऑफर देते हैं कि आप चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है और जिस तरह से आपको सती नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्वतेश्वर के मोह के कारण नंदिनी और पर्वतेश्वर शादी कर लेते हैं, और पर्वतेश्वर को भी पहले लगा था कि नंदिनी एक सीधी सादी लड़की है, वो क्या ही कर लेगी। पर बाद में नंदिनी धीरे धीरे जो पर्वतेश्वर का दिमाग है उसे भी पूरी तरह से पॉइजन कर देती है और उसे चोलाओं के ही खिलाफ कर देती है। और इसके अलावा दोस्तों, जो वीरा पांड्यन के बॉडीगार्ड थे रविदासन और उनके सभी सहयोगी, वो भी बच जाते हैं, और वो वीरा पांड्यन के बेटे को अपना राजा मानकर चोलाओं के खिलाफ अपनी ये लड़ाई जारी रखते हैं। और इस लड़ाई में नंदिनी भी उनकी मदद करती है। इनका एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह से चोलाओं को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाई जा सके, और जो आदित्य करिकलन थे उन्हें जान से मार दिया जाए, क्योंकि उनका मेन गुस्सा था आदित्य करिकलन पे, जिन्होंने उनके राजा को मारा था। तो यहां तक तो दोस्तों वो कहानी है जो हम ऑलरेडी फिल्म में देख चुके हैं, या फिर फिल्म से पहले ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब अरुलमोझी वर्मन की मृत्यु की खबर आदित्य करिकलन तक पहुंची तो वो बहुत ही गुस्से में राज्य की ओर निकलते हैं, और यहाँ राज्य में पहुंचने के बाद ही उनका मर्डर होता है। तो अभी हम आगे की थोड़ी कहानी देख लेते हैं। सबसे पहले जब आदित्य करिकलन तंजौर पहुंचते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उनके एकलौते भाई को, जिस भाई से वो इतना ज्यादा प्यार करते थे, अरुलमोझी वर्मन, उन्हें मार दिया गया था। मतलब उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था। तो आदित्य करिकलन एक विशाल सेना के साथ पहुंचते हैं, जिनमें उनके सभी सहयोगी पार्थिवन और जितने भी पल्लवों के सेना थे, जो चोलाओं की सेनाएं थी, वो सभी सहयोगी भी उनके साथ वहां पे गए हुए थे। तो पर्वतेश्वर ने पहले तो सोचा था कि वो आदित्य करिकलन को रोक लेंगे अपनी सेना की मदद से, पर जब आदित्य करिकलन एक्चुअली पहुंचते हैं तब उन्हें समझ में आता है पर्वतेश्वर को कि आदित्य करिकलन को सीधे युद्ध में हरा पाना असंभव है। आदित्य करिकलन उस टाइम पे इंडिया के सबसे ताकतवर जनरल थे, तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं पर्वतेश्वर की क्या हालत हुई होगी। तब यहाँ पे दोस्तों नंदिनी अपना दिमाग लगाती है और वो पर्वतेश्वर से कहती है कि आदित्य करिकलन को जब सीधा नहीं मारा जा सकता तो हम उसकी हत्या करेंगे। और एक्चुअली इसी जगह से दोस्तों कहीं ना कहीं जो पर्वतेश्वर थे उनके मन में भी काफी बुरा लगने लगता है कि वो अपने ही राजा के साथ, अपने ही राजकुमार के साथ क्या कुछ गलत कर रहे हैं, पर वो इस टाइम पे कुछ कहते नहीं है। तो यहाँ नंदिनी क्या करती है कि वो आदित्य करिकलन को अपने पैलेस में इन्वाइट करती है, और आदित्य करिकलन को भी लगा था कि नंदिनी शायद आज भी उनसे थोड़ा बहुत प्यार करती है, इसी कारण से उन्होंने बुलाया होगा। और आपने फिल्म के फर्स्ट सीन में भी देखा था कि किस तरह से जब राष्ट्रकूट राजा को मारा जाना था उस समय आदित्य करिकलन ने उसे मारा नहीं, ये कहकर कि वो दोबारा से एक निहत्थे पर वार नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे इतना तो तय है कि वीरा पांड्यन को नंदिनी के सामने मारने का जो गिल्ट है वो आदित्य करिकलन में था। इसी कारण से जब नंदिनी उन्हें बुलाती है तो आदित्य करिकलन वहां पे चले जाते हैं। पर अब क्या होता है दोस्तों, जो वंध्यादेवन थे उनको पहले से ही शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, इसलिए वंध्यादेवन भी यहाँ पे छुप छुपा कर चले जाते हैं आदित्य करिकलन को बचाने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों नंदिनी भी जो रविदासन और बाकी के वीरा पांड्यन के बॉडीगार्ड्स थे जो आदित्य करिकलन को मारना चाहते थे उन्हें भी बुलवा लेती है, और उनको आपने जो देखा था ना कि नंदिनी के पैलेस में एक सीक्रेट डोर था वहां पे छिपा देती है, और उनको आदेश देती है कि जब हम इशारा करेंगे या फिर वो चिल्लाएगी उस टाइम पे वो बाहर निकल के आए और आदित्य करिकलन को मार दे। क्योंकि नंदिनी पहले खुद मारने की कोशिश करने वाली थी, और अगर वो अनसक्सेसफुल होती तो वो उन्हें इशारा कर देती और तब वो आकर आदित्य करिकलन को मार देते। ये उनका सिंपल सा प्लान था। पर यहाँ पे दोस्तों नंदिनी ने जिस बारे में सोचा नहीं था वो थे वंध्यादेवन, क्योंकि मैं जैसा मैंने पहले ही कहा कि वंध्यादेवन भी आदित्य करिकलन को बचाने के लिए चुपचाप उनके पीछे पीछे आ गए थे। और जब उनकी मीटिंग चल रही थी, यानी पर्वतेश्वर, नंदिनी, आदित्य करिकलन की जब मीटिंग चल रही थी उस समय वंध्यादेवन भी वहां पे छुप के उनकी बातें सुन रहे थे। वो वहां पे तैयार थे कि अगर आदित्य करिकलन पर किसी ने भी हमला कर दिया तो वो आके उन्हें बचाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, आदित्य करिकलन पर वहां पे हमला होता है, नंदिनी उन्हें मारने की कोशिश करती है, और उस समय वंध्यादेवन भी उन्हें बचाना चाहते थे, पर अचानक
अचानक से क्या होता है कि जो पर्वतेश्वर थे वो वंद्यदेवन को पीछे से चोक करके बेहोश कर देते, जिस कारण से वंद्यदेवन वहां कुछ नहीं कर पाते। पर अचानक से दोस्तों, जो मैंने पहले ही कहा था ना कि पर्वतेश्वर के मन में भी कहीं ना कहीं एक दुख था कि वो अपने राज्य के साथ धोखा कर रहे, तो यहाँ पे पर्वतेश्वर की लॉयलिटी भी जाग जाती है और वो यहाँ समझ जाते हैं कि नंदिनी एक्चुअली कितनी बड़ी धोखेबाज है। तो पर्वतेश्वर क्या करते हैं कि वहां पे एक चाकू उठाकर वो फेंक के मारते हैं नंदिनी को मारने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चाकू जाके सीधा लग जाता है आदित्य करिकलन को। और हालांकि रविदासन और उनके सहयोगी भी वहां पे मौजूद थे, पर नोवेल की अगर हम माने तो इसी हिट के कारण, जो पर्वतेश्वर ने चाकू फेंक के मारी थी, इसी हिट के कारण आदित्य करिकलन की आगे चल के मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे दोस्तों, जो चोलाओं के युवराज थे उनको मारने का नंदिनी का जो सपना था और जो पांड्यंस का जो शपथ लिया था ना पांड्यंस ने कि अपने राजा के हत्यारे को वो मारेंगे, वो भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। यहाँ तक तो दोस्तों जो आदित्य करिकलन की डेथ मिस्ट्री में मेन क्लाइमैक्स था वो खत्म हो चुका है। पर अभी हम थोड़ा सा आफ्टरमाथ जान लेते हैं, क्योंकि जो ये आफ्टरमाथ है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्वतेश्वर भी यहीं पे जाके मरने वाले हैं। तो देखिए, जब एक बार आदित्य करिकलन मारे जाते हैं तो उनके जितने भी सहयोगी थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली आदित्य करिकलन एक बहुत बड़े आर्मी के जनरल थे और चोलाओं के युवराज भी थे। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, यहाँ पे पूरा ब्लेम चला जाता है वंद्यदेवन पर, क्योंकि वंद्यदेवन वहां पे मौजूद थे। और जब सबसे पहली बार नंदिनी से ये पूछा गया कि आपने क्यों मारा आदित्य करिकलन को, तो नंदिनी ने बोला कि मैंने तो उन्हें मारा ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े युवराज थे, इतने शक्तिशाली थे, नंदिनी उन्हें कैसे मार सकती थी। तो वो ये सारा ब्लेम डाल देते थे वंद्यदेवन पर। जो पर्वतेश्वर है दोस्तों, वो तो जानते थे ना कि उन्होंने पहले ही वंद्यदेवन को बेहोश कर दिया था, तो उनके लिए इन्हें मारना पॉसिबल ही नहीं था। तो तब पर्वतेश्वर क्या करते हैं कि वंद्यदेवन को बचाने के लिए वो सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने फिल्म में भी देखा होगा कि स्टार्टिंग सीन में वंद्यदेवन ने पर्वतेश्वर पर अपना एक अच्छा सा इंप्रेशन छोड़ दिया था। और इसके अलावा पर्वतेश्वर भी समझ गए थे कि उन्होंने एक्चुअली कितनी बड़ी गलती की है और चोलाओं पे जो आज ये इतनी बड़ी विपदा आई है वो उन्हीं की वजह से हुई है। वो समझ चुके थे कि नंदिनी कितनी बड़ी एक नागिन है, किस तरह से उन्होंने पूरे चोला साम्राज्य को लगभग बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया था। इसलिए यहाँ पे पर्वतेश्वर ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं और जिस कारण से पर्वतेश्वर को यहाँ पे मृत्यु की सजा सुनाई जाती है और फाइनली पर्वतेश्वर को अपनी जान ले लेनी पड़ती है। पर यहाँ दोस्तों, पर्वतेश्वर मृत्यु से पहले अपने जो छोटे भाई है, छोटे पर्वतेश्वर जिन्हें कहा गया है, वो उन्हें बता के जाते हैं कि जो उन्होंने चाकू फेंका था एक्चुअली उससे आदित्य करिकलन की मृत्यु नहीं हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों कल्कि कृष्णमूर्ति ने एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट दिखा दिया है। मैंने कहा था ना कि ये जो आफ्टरमाथ है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे कल्कि कृष्णमूर्ति ने एक बड़ा सा ट्विस्ट रख दिया है, क्योंकि पूरे टाइम हम लोगों को लग रहा था कि उन्हें पर्वतेश्वर ने मारा है, पर फाइनली आके यहाँ पे रिवील होता है कि पर्वतेश्वर ने तो एक्चुअली जान ली ही नहीं। और यहाँ पे पर्वतेश्वर ने नहीं ली और नंदिनी ने भी उनकी जान नहीं ली थी, क्योंकि वो भी सक्सेसफुल नहीं थी। तो अभी सवाल आता है कि आखिरकार आदित्य करिकलन को मारा किसने। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का हमें पोनियन सेल्वन में कोई बहुत ज्यादा क्लियर जवाब तो मिलता नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जिन भी कैरेक्टर्स को देखा, जैसे नंदिनी या फिर पर्वतेश्वर, वंद्यदेवन, इनमें से किसी ने भी आदित्य करिकलन को एक्चुअली नहीं मारा था। तभी सवाल जो आता है कि आदित्य करिकलन को मारा किसने, इसका आपको जवाब मिलेगा उदयरगुरी इंस्क्रिप्शंस में। मतलब हमें थोड़ा हिस्ट्री में झांकना होगा, क्योंकि आदित्य करिकलन ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है और वो पूरी तरह से रियल है और एक्चुअली उनका मर्डर किया भी गया था। तो जो उदयरगुरी इंस्क्रिप्शंस है, वहां पे आदित्य करिकलन की डेथ मिस्ट्री को काफी हद तक सॉल्व किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये ब्लेम है वो 3 भाइयों पे लगाया गया है और जितना लोगों को शक है ये 3 पांड्यन भाइयों पर लगाया गया है। तो अगर हम पोनियन सेल्वन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मर्डर एक्चुअली रविदासन और उनके साथियों ने ही की थी, क्योंकि पर्वतेश्वर ने भले ही चाकू फेंक के आदित्य करिकलन को उंडेट कर दिया था, पर शायद वो वहां पे मारने में कामयाब नहीं हुए थे, जिस कारण से रविदासन और उनके साथियों ने बाद में जाके उन्हें मार दी। तो ये दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा एक जस्टिफाइड आंसर आप मान सकते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों आदित्य करिकलन की डेथ मिस्ट्री का अंत हो जाता है, पर अभी भी पोनियन सेल्वन में बहुत सारे क्वेश्चंस है और कई सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स भी है। इन सवालों में से एक ये है कि जो ओमई रानी है, जिन्होंने अरुलमोझी वर्मन को कई बार बचाया था और जिनकी शक्ल बिल्कुल नंदिनी से मिलती है, वो आखिर है कौन। तो दोस्तों ये ओमई रानी एक्चुअली नंदिनी की मदर है और इनके बारे में थोड़ा विस्तार में बताने के लिए मुझे नंदिनी पे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, जो मैं बनाने भी वाला हूं, क्योंकि नंदिनी के कैरेक्टर में भी बहुत सारा डेप्थ है। तो अगर आप नंदिनी पर भी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि नंदिनी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, जब मैं आपको नंदिनी की सारी सच्चाई बताऊंगा ना, पोनियन सेल्वन के प्रति आपका जो पूरा एक ध्यान है, जो कुछ भी आप पोनियन सेल्वन के बारे में अभी तक सोच रहे हैं ना, पूरा पर्सपेक्टिव आपका चेंज होने वाला है। तो प्लीज दोस्तों मुझे नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बारे में एक वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।